नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 22 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? कौन सी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में नहीं लोकेटेड है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया गया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। तो इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया है कौन सी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में नहीं लोकेटेड है, तो चित्रागुंडी और उधवा। ठीक है, तो 3 और 4 डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब करंट के एक टॉपिक को देख लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न बना है कि कौन से 2 नए स्थल है जिनको कि रामसर स्थलों में, रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अब 96 रामसर साइट्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2 जो नए रामसर स्थल है वो एक आपका सिलिसे लेक है जो कि राजस्थान में है, और दूसरा कोपरा जलाशय है जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, करंट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्लास में आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करने वाली हूं। ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये यूपी गवर्नमेंट की, ये upforest.government.in की ये ऑफिशियल साइट है यूपी गवर्नमेंट की, जहां पर मैं आप लोग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करने वाली हूं। तो एक काम करिए, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे बीईओ की परीक्षा हो, तो कई परीक्षाओं में यहां से प्रश्न देखे गए हैं। तो सबसे पहला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पर लोकेटेड है। अगर हम इसके लोकेशन को देखेंगे तो अपर गैंगेटिक प्लेन में, तराई रीजन, उत्तर प्रदेश का मैप अगर आप देखते हैं तो ऊपर का जो नेपाल वाले बॉर्डर है उसको हम कहते हैं ना, तराई रीजन है उधर का। तो वहीं पर बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोट कर लीजिए, प्रश्न बनता है। फिर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्प्रेड है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर यहां पर देखिए नेशनल चंबल सेंचुरी, यहां से परीक्षा में प्रश्न बना है। अगर आप नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपके चंबल नदी के किनारे पर लोकेटेड है, लेकिन नेशनल चंबल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो सेंचुरी है ये 3 राज्यों में स्प्रेड है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अगर उत्तर प्रदेश में हम जिले की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो आगरा, इटावा याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। यहां पर देखिए किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है, और याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क का पार्ट है ये, तो पीलीभीत वाले एरिया में ये लोकेटेड है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो ये ललितपुर, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो ये चित्रकूट डिवीजन में आता है, मिर्जापुर वाले रीजन में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिर्जापुर। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करेंगे तो ये बनारस से 60-70 किलोमीटर चंदौली में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड है। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो ये मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। मैंने आपको जब यूपी का मैप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कई राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अब आज आपको क्या काम करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोनभद्र किन 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
बताइए, चलिए होमवर्क करिए। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये लोकेटेड है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। फिर सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करेंगे तो ये श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। फिर इधर देखिए, यहां पर सोहागी बारहवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। शिवालिक की अगर हम बात करेंगे तो ये भाबर रीजन, शिवालिक रीजन में ये लोकेटेड है। चुनार ये मिर्जापुर में लोकेटेड है। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया क्लास। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी स्पेशल के प्रश्न आपको देखने को अक्सर मिल जाते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर आपका पूछ लिया जाता है कौन सी लेक कहाँ लोकेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रश्न मिल जाता है, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न मिल जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले टेस्ट सीरीज में आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगी तो आपके दिमाग में एक एक पॉइंट बैठता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा आज ही सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद कर लेनी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक काम करिए, आज एक बार पढ़ लीजिए, फिर 5-6 टेस्ट बाद में फिर रिपीट करा दूंगी। तो ऐसे क्या होगा, रिवीजन बार बार होगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। लेकिन क्लास में आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, ज्यादातर कोशिश किया करिए जो ऑफिशियल साइट से, वहां से इन सारी चीजों को पढ़ा करिए, क्योंकि वहां पर एरर के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑफिशियल साइट के थ्रू, ताकि कोई एरर ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको साहित्यिक कृति दी गई है, वर्क दिया गया है और लेखक के नाम दिए गए हैं और आपको मैच करना है। चलो तो मैच करते हैं। सबसे पहले दूध घटोत्कच की बात की गई है। ठीक है, तो दूध घटोत्कच के लेखक कौन है बताइए, भास इसके लेखक हैं, तो 2 हो जाएगा। 2 इन 2 जगह दिया गया है। फिर मृच कटिकम की हम बात करेंगे तो शूद्रक, ठीक है, बी का थर्ड ये दिया गया है। फिर कीर्तार्जुनियम की बात हम करेंगे तो भारवी, और रावणवध की बात करेंगे तो भट्ट, तो सी आपका सही उत्तर हो गया। कहीं पर भी ऐसा लगे कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज करके उत्तर दे सकते हैं। क्लास आराम से प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। यहां पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दूध घटोत्कच की बात करेंगे तो इसके लेखक भास है। फिर मृच कटिकम की बात करेंगे तो शूद्रक हो गए, कीर्तार्जुनियम की बात करेंगे तो भारवी हो गए, रावणवध की बात करेंगे तो भट्टी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। यहां पर भी ऑथर दिया गया है और वर्क आपको बताना है। तो बताइए, जियाउद्दीन बर्नी की बात हम करेंगे तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तारीके फिरोज शाही। बर्नी ने तारीके फिरोज शाही लिखी है। ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड यहां दिया गया है और यहां दिया गया है। फिर यहां से क्लियर है, बी का तो आपका फोर्थ होगा, दोनों जगह 4-4 दिया गया है। तो हसन निजामी की हम बात करेंगे तो ताजुल मासिर। ठीक है, फिर उसके बाद मिनहाजुल सिराज की हम बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखा गया तबकाते नासरी। ठीक है, 2 हो जाएगा। और याहिया बिन अहमद की हम बात करेंगे तो इन्होंने लिखा तारीके मुबारक शाही, तो डी का फर्स्ट। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये डी आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहां पर रचना और जो लेखक है उनको नाम याद रखना, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तारीके हिंद की जब हम बात करेंगे, जिसको कि किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, अल बर्नी द्वारा इसको लिखा गया है। फिर तबकाते नासरी की अगर हम बात करेंगे तो मिनहाजुल सिराज द्वारा। तारीके दिल्ली की बात करेंगे तो अमीर खुसरो द्वारा। अब आशिका आपके परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, तुगलकनामा रहला ये किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा, ये परीक्षा में पूछा गया है। फिर तारीके फिरोज शाही भी पूछा गया है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। फतवाए जहांदारी की बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की हम बात करेंगे तो चंद बरदाई द्वारा। फिर यहां पर देखिए क्लास, ताजुल मासिर आपके पूछा गया है। ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखा गया है, हसन निजामी द्वारा। हुमायूं नामा आपको पता है, गुलबदन बेगम द्वारा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर पृथ्वीराज विजय याद रखिएगा, जैनक द्वारा। तो यहां पर क्लास एक काम करिए, आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से समय लेते हुए इसको पढ़िए और एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो रचनाएं दी गई है यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, अब आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा ढंग से। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द शेप ऑफ अ कैंडल फ्लेम विल बिकम। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? तो याद रखिएगा, जब भार नहीं होगा, ठीक है, तो उस समय जो मोमबत्ती की बत्ती का आकार होता है वो गोलाकार आकार हो जाता है। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोल हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व स्थिति शक्ति का मान शून्य हो जाता है, मतलब ग्रेविटी नहीं होती है, ये बोला गया है। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी, कोई पुल नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, तो उस समय जो ज्वाला का आकार है, जो कैंडल बर्न करे, वो आपके स्फेरिकल शेप की दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। मैच द क्रॉप गिवन इन द कॉलम विद द स्टेट गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, फसल और राज्य आपको बताना है। रागी, बाजरा, ज्वार, उड़द। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम बात करेंगे रागी की, तो रागी तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्लास, पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूं, आप लोग देखिए इसको। हम रागी की बात करेंगे तो रागी सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिलता है? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बाजरा की, तो बाजरा राजस्थान में। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में। बी का थर्ड मैच करिए। फिर ज्वार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, और उड़द की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, रागी कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, उड़द मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इज। ठीक है, यहां पर भौतिक परिवर्तन की बात की गई है। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, चांदी के बर्तन जो है वो काले पड़ने लगते हैं ना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी के घुलने को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, यहां पर और देखिए, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी का काला पड़ना, ये सब आपका केमिकल चेंज है, याद रखिएगा। तो यहां पर उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, और ये प्रश्न आसान होते हैं। देखिए क्लास, एक चीज तो आप मानेंगे, जो पेपर होता है उसमें सारे प्रश्न डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो आसान होते हैं और पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, 4 ऑप्शंस जो दिए रहते हैं वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि क्वेश्चन अलग दिखे, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे, पास्ट ईयर में ढूंढने का प्रयास करोगे तो मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, बस पूछने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहा करिए, ताकि आपका ये जो प्रश्न है वो तो कभी भी गलत ना हो। और मैं सच बता रही हूं, जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी रहती है, अगर आप उनसे जाकर पूछिए कि उनका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला, तो वो कहेंगे मैम बस सिली मिस्टेक हो गई, बस छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी, ये प्रश्न हमको आता था, गलती से हमने इसका आंसर ये मार्क कर दिया, या तो हमने नॉट नहीं भरा, या तो हमने गोला भरते समय गलती कर दी। यही छोटी छोटी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि अपनी तैयारी अच्छी रखते हैं लेकिन लास्ट दिन पेपर में पैनिक कर जाते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। चलो यहां देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आपको बताना है इनमें से किस जिले की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो सबसे हाईएस्ट है। तो यहां पर तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट गाजियाबाद की है। ठीक है, ABCD में से अगर हम देखेंगे तो गाजियाबाद की है। अब यहां पर देख लो क्लास, एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो ऑप्शन दिए गए थे आपको पता है उसमें लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा गाजियाबाद की थी 78.07। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज 72.32, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग में बता रही हूं आपको। नहीं, उसके बाद बनारस, सॉरी बनारस ऑप्शन में दिया गया था ना आपको, यहां पर देख लीजिए वाराणसी दिया गया है, तो उसके बाद वाराणसी में हो गया 75।
ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज की हम बात करें 72.6.3, इतना नहीं याद रहता है। बरेली में 58। तो याद रखिएगा उत्तर क्या सही है आपका, गाजियाबाद। और अगर हम देखिए सर्वाधिक पास साक्षरता वाले जिले, ठीक है, अगर वहां पे जो ऑप्शन दिया था उसमें तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में था, लेकिन अगर हम सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, कितना है, अप्रोक्सीमेटली 80%, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद कानपुर नगर में 79%, ठीक है, फिर औरैया में 78.9%, फिर इटावा में, और उसके बाद गाजियाबाद में। क्लियर है क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहां पर जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे उसमें सबसे ज्यादा गाजियाबाद में था, लेकिन अगर आपको परीक्षा में सर्वाधिक 5 में से 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में है, अप्रोक्सीमेटली 80%, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। क्लास पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ₹6,000 crore has been allocated for this scheme for the period 2025 to 27. This scheme will benefit approximately 5 crore students, faculty and researcher. यहाँ पर आपको बताना है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2025 से 27 के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्लास, इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पर असत्य कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन की यहाँ पर बात की गई है। क्या दिया गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एग्जाम में असत्य और सत्य आप नहीं ढंग से पढ़ते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की अगर हम बात करेंगे तो 2025 से 27 के लिए इसमें 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, लेकिन इस योजना से लगभग 5 करोड़ नहीं 1.8 करोड़ जो आपके छात्र और संकाय सदस्य हैं, शोधकर्ता, उनको लाभ मिलेगा। तो कौन सा गलत है, केवल तीसरा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, इस पहल से लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और सभी विषय के वैज्ञानिकों के लिए शीर्ष वाली विद्वतापूर्ण पत्रिकाओं में उपलब्ध ज्ञान का भंडार खुलेगा। तो ये आपका जो यहां पर लिखा है ये गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की गई है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है ये आपको बताना है। ग्लोबल, हेक्टेयर, नैनोमीटर, होपस, क्यूब फुट या फिर क्यूबिक टन। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर आपका सही उत्तर है, ए। अब क्लास ये जो प्रश्न है ना ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ही नहीं पता होता। इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहेगा, जब भी हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है इसको समझो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट। ठीक है, एंड हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज। दो टर्म्स पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने बात की है हम लोगों की, ह्यूमंस की बात की है। ठीक है, और किसकी बात की है, नेचर की बात की है। जब हम ह्यूमंस की बात करेंगे, खुद की बात करेंगे, तो हम कितनी जल्दी जो भी रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल है उनको कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, यहां पर ह्यूमंस के कंजप्शन की बात की और किसकी बात की, वेस्ट के जनरेशन की बात की।
हम कितनी जल्दी जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट प्रोड्यूस करें, वेस्ट प्रोडक्शन की बात करें, वेस्ट जनरेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम नेचर की बात करेंगे तो यहां पर नेचर कितनी जल्दी जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है और न्यू रिसोर्सेस अवेलेबल कर रहा है, मतलब न्यू रिसोर्सेस हमको दे रहा। ये चीज क्लियर है? थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोनों को कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, हम लोग जंगल को काट रहे हैं, ठीक है, जंगल को काटा जा रहा है लकड़ियों के लिए, जंगल को काटा जा रहा है डैम बनाने के लिए, जंगल को काटा जा रहा है रोडवेज बनाने के लिए, ठीक है, मतलब रोड बनाने के लिए, ये याद रखिएगा, फाइबर के लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें, हम कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को। ये चीज क्लियर है? अब बना दिया गया नेशनल हाईवे, बना दिया गया, जंगलों को काट के नेशनल हाईवे बना दिया गया। अब उस नेशनल हाईवे पे गाड़ियां चलेंगी, जब गाड़ियां चलेंगी तो पॉल्यूशन जनरेट होगा, ठीक है, साथ ही साथ वेस्ट भी जनरेट होगा। तो जब भी हम बात करते हैं अपनी, तो हम क्या कहते हैं, हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर द्वारा दिया गया, चाहे हम पेड़ों की बात करें, पेड़ों से जो फल मिल रहा है हम उसकी बात करें, हम नदी की बात करें, हम हवा की बात करें, ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, हम कुछ भी बात करें क्लास, ठीक है, जो भी नेचर प्रकृति द्वारा हमें दिया जा रहा है, तो हम उन रिसोर्सेस को कितनी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कि जो हमारा नेचर है वो हमारे द्वारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कितनी जल्दी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, एयर पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, गैसेस का एमिशन हो रहा है, लेकिन हमारे नेचर में ही कुछ ऐसे पेड़ हैं, ग्रीनरी से, जो कि इन पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। हम पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है हम पानी का यूज कर रहे हैं तो वाटर साइकिल के थ्रू जो पानी है वो पृथ्वी पर फिर बारिश के फॉर्म में आकर गिर रहा है, हमारी नदियों में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, ओशंस में जा रहा है, ठीक है। ये पता है ना, साइकिल आप लोग पढ़ते हो ना, इसी तरीके से आप लोग कार्बन साइकिल पढ़ते हो, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हो। तो यहां पर हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज, तो इन्हीं दोनों को कंज्यूम करा। जब भी ह्यूमंस की बात आएगी तो कंजप्शन की बात आएगी, ठीक है, और यहां पर वेस्ट जनरेशन की बात आएगी, वेस्ट प्रोडक्शन की बात आएगी, जनरेशन करिए, वेस्ट जनरेशन की बात आएगी। जब भी नेचर की बात आएगी, हाउ क्विकली, ठीक है, आर नेचर एब्जॉर्ब दीज वेस्ट एंड क्रिएट न्यू रिसोर्सेज, इन्हीं दोनों को कंपेयर करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखो यहां पर जब नेचर की बात की गई है तो बिल्डअप लैंड की बात की गई है, फॉरेस्ट की बात की गई है, फिशरीज की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको यहां पर जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, इनको आपको अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देख लीजिए क्लास, अभी मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको नॉर्वे दिखेगा, फिर डेनमार्क दिखेगा, ऑस्ट्रिया दिखेगा और स्पेन दिखेगा। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है यहां पर, ये देखो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, इधर डेनमार्क है, ठीक है, क्लियर है। और स्पेन अगर देखोगे इधर स्पेन है, क्लियर। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, फिनलैंड, इधर फिनलैंड ऊपर और इधर स्पेन। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। बताओ गंगटक, घाघरा, कोसी और गोमती, आपको इसे अरेंज करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। तो सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा क्लास, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले आपको दिखेगी कोसी, फिर गंगटक, ठीक है, फिर उसके बाद घाघरा, फिर गोमती। चलो एक बार देख लेते हैं मैप में। तो बी आपका सही उत्तर होगा। ये देखो ये गंगा नदी है, ठीक है, ये प्रयागराज है जहां पर गंगा यमुना से मिल रही है प्रयागराज में। अब इधर देखो ट्रिब्यूटरी, ये गंगटक है, ये घाघरा है, ये गोमती है और ये कोसी है,
दिख रहा है, ठीक है। तो कोशी, गंगटक, घाघरा, गोमती और फिर यहां प्रयागराज में यमुना नदी आकर मिल रही है। यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया CSB के, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी आपका सही उत्तर है। अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज कन्वेंशन बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो देख लो कौन कौन सी संधि की बात की गई है। सालबाई की, पुरंदर की, बड़गांव की और सूरत की संधि। तो यहां पर बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। देख लीजिए क्लास एक बार आप लोग, फिर बताइए। जब हम सालबाई की संधि की बात करेंगे तो ये 1782, ठीक है। पुरंदर की संधि की बात करें अगर हम तो ये 1776। पुरंदर की संधि के पहले अगर हम देखें तो सूरत की संधि है 1775। 1775 में सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि 1776 में। और बड़गांव की संधि की बात करेंगे तो ये पुरंदर की संधि के बाद 1779 में। तो इसको अरेंज कर लो, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ए आपका सही उत्तर है। देख ले, ए आपका सही उत्तर है। सूरत की संधि मैंने आपको बताया 1775, फिर उसके बाद पुरंदर की संधि हुई है 1776 और उसके बाद बड़गांव की संधि हुई है 1779 और फिर सालबाई की संधि 1782। अगला हम देखते हैं इस प्रश्न को। Which of the following statement are correct regarding the Constituent Assembly? Constituent Assembly से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपका क्या है, ये गलत है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो परमानेंट चेयरमैन नहीं थे, वो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन परमानेंट की बात करेंगे, स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये आपका सही है। तो यहां पर सही कौन कौन सा है बोला गया ना, हाँ, तो 1 और 3 सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, ठीक है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। खिज्र खान द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश जाना जाता है। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की थी, ठीक है, पहला दिया है। फिर दूसरा दिया, खिज्र खान पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। खिज्र खान पैगंबर मोहम्मद का वंशज था व इस्लामी धर्म दर्शन का विद्वान था। यहां पर बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है। जब हम बात करते हैं खिज्र खान की तो खिज्र खान ने स्थापित किया था सैयद राजवंश को, ध्यान दीजिएगा यहां पर। खिज्र खान द्वारा सैयद राजवंश के लिए, खिज्र खान द्वारा स्थापित राजवंश को खिज्र खान पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था, नहीं, ये बात नहीं है। खिज्र खान पैगंबर मोहम्मद का वंशज था, इस वजह से सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, सी सही उत्तर है। यहां पर 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक की जब हम बात करते हैं नजीरुद्दीन मोहम्मद के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर ट्रांसऑक्सियाना ईरान के तुर्कों की बलहास नस्ल का था। उसने खैबर दर्रों को पार कर भारत पर आक्रमण किया था एवं दिल्ली में 15 दिन तक लूटपाट की थी। चलो, तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खान ने तैमूर की सहायता से सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और खिज्र खान सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट रहा था। खिज्र खान के बाद क्रमशः मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया था। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को और अच्छे से फ्रेम किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा खिज्र खान द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश जाना जाता था क्योंकि खिज्र खान पैगंबर मोहम्मद का वंशज था, ठीक है। वो कहते थे कि हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, यही आपका सबसे एप्रोप्रिएट था। चलो ठीक है, अगला हम देखते हैं।
नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट, वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। ये प्रश्न मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं कहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है वो उसका इंडिकेशन है। जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में हमें कैक्टस देखने को मिलता है, ठीक है, या ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनकी की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, या फिर इनकी लीव्स जो होती है वो वैक्सी होती है, उसके अंदर जेल होता है, ठीक है, कैक्टस में जेल आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ डेजर्ट एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती है वो बहुत नीचे तक जाती है पानी के सर्च में। तो हम पेड़ों को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर कैसा बारिश की कंडीशन है, ठीक है। तो जहां पर भी बारिश कम होगी वहां पर आपको कैक्टस जैसे कांटेदार पेड़ दिखेंगे, या फिर उनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होंगी क्योंकि बारिश कम है और सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा गिर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कैमल देखने को मिलता है जिसको कि पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम देखें पोलर रीजन में जाएं तो पोलर रीजन में आपको ऐसे जानवर मिलते हैं जिनके की बाल बहुत ज्यादा है, पोलर बियर, ताकि वो उतनी ठंड में सर्वाइव कर पाए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट, ये सही है, बिल्कुल सही है। कैसा क्लाइमेट है ये हमें वहां पर देखने को मिलता है। अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे तो वहां के जो वुड हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड वुड हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ये भी सही है, वाटर लविंग प्लांट्स ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलते हैं, तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 16 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थलों से मनका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है? तो बताइए, मनका बनाने के प्रमाणों का, ठीक है, बीड्स बनाने के प्रमाणों का, बीड्स बनाने का प्रमाण हमें कहां किन किन जगह से मिलता है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अगर हम बात करें चहनुदाड़ो की और लोथल की, तो इन दो जगह से हमें बीड्स बनाने की फैक्ट्री का एविडेंस मिलता है। तो 1 और 4 आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, सिकल एनीमिया इज कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए, WBC में, RBC में, प्लेटलेट्स में, या ब्लड प्लाज्मा कॉम्पोजिशन में? तो सिकल एनीमिया डिजीज की जब हम बात करते हैं तो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है RBC में, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि मैच द नेम इन द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। एक तरफ आपको टेम्पल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको बताना है ये कहां पर लोकेटेड है। तो बताइए क्लास, जब हम कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। तो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु, एक का थर्ड हो गया, एक का थर्ड, 2 जगह दिया गया है, यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल की हम बात करते हैं तो ये तंजौर में लोकेटेड है। होसलेश्वर मंदिर की हम बात करेंगे तो ये हलेबीड में लोकेटेड है, ठीक है। और गोमतेश्वर टेम्पल की हम बात करेंगे तो ये श्रवणबेलगोला में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, कैलाशनाथ मंदिर की बात करेंगे तो कांचीपुरम तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो तंजावुर तमिलनाडु में, होसलेश्वर मंदिर की बात करेंगे हलीबीड कर्नाटक में, गोमतेश्वर मंदिर की बात करेंगे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With an increase in temperature, the viscosity of a liquid increases, decreases, remain unchanged, may increase or decrease depending on the nature of the liquid. आपको बताना है ताप बढ़ने के साथ द्रव की क्षयांता क्या होती है? विस्कोसिटी की बात की गई है। विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती है, घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर द्रव की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ या घट जाती है। पढ़ लीजिए प्रश्न, यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ने के साथ जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो घटती है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? आरबीआई द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा, लेबर ब्यूरो द्वारा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द कोरोजन बिकॉज is more electropositive than iron, is cheaper than iron, is bluish white metal, या is a good conductor of heat and electricity? तो बताइए क्यों जिंक का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युती है इसकी। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? आपको बताना है सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर बहराइच? तो महिला साक्षरता दर की बात की गई है तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए क्लास, मैंने श्रावस्ती बोला, सी बोला है ना, श्रावस्ती में है। ठीक है, सी। ठीक है, यहां पर तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है, और विकल्प को हम देखें, श्रावस्ती में 34.8% है, फिर बहराइच में 39.2% है, फिर बलरामपुर में 38.4 और रामपुर में 44.4%। द स्टेट इंक्लूड अंडर द पूर्वोदय स्कीम, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं आपको बताना है। पहले आपको दिया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। फिर बी में आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। फिर आखिरी आपको दिया गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूर्व के सभी राज्य। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वोदय योजना की जब हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से आपके राज्य शामिल हैं? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन देहरादून। बताइए, देहरादून में क्या नाइट सफारी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है? नहीं, ये आपका लखनऊ में हो रहा है। ठीक है, फिर एक आपका गलत हो गया, अगर आप एक को गलत कर देंगे तो यहां पर आपको सीधे आंसर मिल जाएगा बी। ठीक है, देखिए अगर आपने एक को एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट को, ठीक है, तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा 2 और 3। हम यहां पर देख लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकराल के जंगलों में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अनुमति पत्र जारी किया है। ठीक है, इस परियोजनाओं में अगर हम देखें तो कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 350 एकड़ में देश की पहली नाइट सफारी तैयार होगी तथा 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनेगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। एक तरफ आपको ओरिजिनल रॉक दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको मेटामॉर्फिक रॉक दिए गए हैं। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कायांतरित शैल की बात यहां पर की गई है। तो ओरिजिनल रॉक एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको मेटामॉर्फिक कायांतरित रॉक्स दिए गए हैं। तो गैब्रो की जब हम बात करेंगे तो यहां पे ए का क्या हो जाएगा? एपिटाइओराइट, एपिडायोराइट। ठीक है, बेसॉल्ट की हम बात करेंगे तो क्वार्ट्स हो जाएगा। यहां पर सैंडस्टोन की हम बात करेंगे तो ए का 2 और बी का 4th, ए का 2 और बी का 4th। ठीक है,
सैंडस्टोन की हम बात करेंगे तो एम्पीबोलाइट, एम्पीबोलाइट। शैल की बात करेंगे तो स्लेट, डी का थर्ड। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या सही उत्तर है? सी आपका सही उत्तर है। और ये 25वां क्वेश्चन था, आज का आखिरी प्रश्न था। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। 25 क्वेश्चन ही हमने देखा आज की क्लास में। और आज के 25 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थे और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं थे। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन थे हम कहेंगे, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था। लेकिन जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन मॉक टेस्ट में मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि वहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो अवश्य बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूंगी, अपने पर विश्वास रखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको खुद पर विश्वास रहेगा तभी आप मेहनत कर पाएंगे। अपने पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। और कभी भी निराश मत होइए, अच्छा सोचिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।